ओके। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि अब हमें ने क्या करा कि हमने कॉस्ट सेंटर के ऊपर वैल्यूज नहीं गिराई अपनी। हमने इंटरनल ऑर्डर के ऊपर अपनी वैल्यूज गिरा दी। ठीक है, इससे हमें क्या फायदा होगा कि हम 6 महीने बाद, साल भर बाद या 5 साल बाद भी अगर हम ये देखना चाहें कि हमारा इस एग्जीब्यूशन में जो हमने जून 2023 में पहली एग्जीबिशन करवाई थी उसमें हमारे क्या खर्चे थे, तो हम ये वाला रिकॉर्ड हम 10 साल के बाद भी देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये हमारा रियल इंटरनल ऑर्डर था, ठीक है, मैं इसी एग्जाम्पल के ऊपर रियल और स्टैटिक दोनों को समझा दूंगा। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारा रियल इंटरनल ऑर्डर था, तो हमारे अभी तक हमारे जितनी भी कॉस्ट है वो इंटरनल ऑर्डर के ऊपर ही पड़ी हुई है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, क्योंकि ये हमारा रियल इंटरनल ऑर्डर था तो हमारी जितनी भी कॉस्ट है वो सारी की सारी कहां पर है, वो इंटरनल ऑर्डर के ऊपर पड़ी हुई है। यानी कि अभी अगर हम आईटी डिपार्टमेंट के कॉस्ट सेंटर के ऊपर जाके जब रिपोर्ट देख रहे होंगे तो ये 2,000 रुपए हमें वहां पर नजर नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, ये 2,000 रुपए, क्योंकि अभी मैं स्पेसिफिक इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 2,000 रुपए हमें वहां पर नहीं नजर आ रहे होंगे। ये 2,000 रुपए हमें कब नजर आएंगे वहां पे, जब हम ये वाला काम कर रहे होंगे। ठीक है, रियल इंटरनल ऑर्डर क्या की वर्किंग कैसी होती है कि बुक करते हैं सारे खर्चे आयो के ऊपर, इंटरनल ऑर्डर के ऊपर, यानी कि ये खर्चे हमने बुक कर लिए। ठीक है, और उनको कॉस्ट सेंटर पे जब देखना मकसद हो तो हम उनको क्या करते हैं, उस इंटरनल ऑर्डर को सेटल करवा रहे होते हैं। ठीक है, ये पूरा उसका प्रोसेस होता है। जब हम एसएपी चला रहे होंगे तो उस टाइम पे हम इन चीजों को देख रहे होंगे। अभी मेरा मकसद ये है कि हम जितने भी कॉन्सेप्चुअल डिलीवरी है ना, उन चीजों को इंश्योर कर लें कि वो सारी की सारी कॉन्सेप्चुअल डिलीवरी ना आप तक चली जाए। ठीक है, ताकि जब हम सिस्टम रन कर रहे हो तो आप सिर्फ उस टाइम पे इन कॉन्सेप्चुअल चीजों को उनके साथ लिंक कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं वहां उस जब मैं सिस्टम चला रहा हूँ तो मैं उस टाइम पे इतनी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि रियल इंटरनल ऑर्डर क्या होता है, स्टैटिकल इंटरनल ऑर्डर क्या होता है, सेटलमेंट क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उस टाइम पे मैं सिर्फ रेफर कर रहा हूँ कि यार ये वो वाले लेक्चर में हमने बात करी थी कि सेटलमेंट करवाएंगे तो कॉस्ट सेंटर के ऊपर रिपोर्ट दिखना शुरू हो जाएगी। तो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, उस टाइम पे सेटलमेंट चला रहा हूँ और आपको जाके कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि यार देखो ये 2,000 रुपए जो है ना मेरे कॉस्ट सेंटर पे पहले नहीं थे, अब दिखना शुरू हो गए। ठीक है, तो इस सेशन का बेसिकली मकसद ये, इस सेशन का, और हो सकता है इसके अगला सेशन भी इसी तरह का हो रहा हो। ठीक है, ताकि वो कॉन्सेप्चुअल चीजें पूरी हो जाए। ठीक है, यानी कि ये कॉन्सेप्चुअल, ये पूरे हम ये इस पूरी सारी चीजों की पहले कॉन्सेप्चुअल बात कर लेंगे। उसके बाद उसको सबको, सारे प्रोसेस को, ये ट्रांजेक्शन कोड भी लिखे हुए हैं एसएपी के अंदर किस तरीके से रन होंगे ये। ठीक है, तो उस टाइम पे हम सब जस्ट इसको रन करके देख रहे होंगे। ठीक है ना, ओके। तो आई होप के मतलब मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो, बट मैं इसी तरीके से कोशिश करूंगा डिलीवर करने के लिए। ठीक है। अच्छा, तो अभी क्या करा हमने, इसके सारे के सारे खर्चे हमारे इंटरनल ऑर्डर के ऊपर बुक हो गए, इंटरनल ऑर्डर पे बुक हो गए। उसके बाद जब हम सेटलमेंट चलाएंगे तो क्या होगा कि हमारा इंटरनल ऑर्डर के सारे खर्चे जीरो हो जाएंगे और वो खर्चे उठ के कहाँ चले जाएंगे, कॉस्ट सेंटर के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि बिफोर सेटलमेंट सारे के सारे खर्चे हमें यहाँ दिख रहे होंगे 2,000 रुपए। उसके बाद जब हम सेटलमेंट चलाएंगे तो सिस्टम क्या एंट्री करेगा, सिस्टम ये एंट्री करेगा इन तमाम खर्चों को। इन तमाम खर्चों को वो एक ये लाइन आइटम रिकॉर्ड करेगा। इसके साथ वो क्या करेगा, कॉस्ट सेंटर में इसकी रिपोर्टिंग रिकॉर्डिंग करेगा। ठीक है, कॉस्ट सेंटर में रिकॉर्डिंग करेगा। कॉस्ट सेंटर हमारा क्या था, आईटी का। अबे यार ये माउस, ठीक है, ये काम कर रहा होगा। ठीक है, जब हम सेटलमेंट चला रहे होंगे तो हमें ये एंट्री कर रहा होगा। ठीक है, कि सारे के सारे खर्चे वो इंटरनल ऑर्डर में वो माइनस पे रिकॉर्ड कर देगा, इंटरनल ऑर्डर की वैल्यू जीरो हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, और कॉस्ट सेंटर के ऊपर वो सारे के सारे खर्चे शो होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो होता है रियल इंटरनल ऑर्डर की वर्किंग। ठीक है, रियल इंटरनल ऑर्डर इस तरीके से काम कर रहा होता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं स्टैटिकल इंटरनल ऑर्डर के ऊपर। अच्छा, स्टैटिकल इंटरनल ऑर्डर नाम से ही रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैटिकल इंटरनल ऑर्डर क्या काम करोगा। भाई वसीम, हाँ यार, ये एफ आई के एंड पे एंट्री बुक हो रही होती है या फिर
किसी भी एंड पर बुक हो रही होती है, बुक चाहे कोई भी कर रहा हो, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को वो करें, ठीक है, कि बुकिंग चाहे वो किस कोई भी कर रहा हो, ठीक है, बात का काम क्या हो रहा होगा हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, बुक करने के ऊपर नहीं, ठीक है। बुक तो हो सकता है आपका बिजनेस का स्ट्रक्चर ऐसा हो कि गेट पे बैठा हुआ पियून जो उस वो रिकॉर्डिंग करता हो, ठीक है ना, तो उसके ऊपर अभी हम बात नहीं कर रहे कि बुक कौन कर रहा होगा, ये तो इट्स अप टू बिजनेस ना, कि यार बिजनेस किस बंदे को बोलता है कि वो रिकॉर्डिंग करो, ठीक है। तो इन चीजों के ऊपर मैं अभी नहीं पढ़ रहा कि कौन बुक कर रहा होगा, ये हमारा मैटर भी नहीं है, बिजनेस डिसाइड करेगा कि बुकिंग किसने करनी है, ठीक है। बुक चाहे कोई भी कर रहा हो, प्रोसेस यूं ही चल रहा होगा, ठीक है, फोकस प्रोसेस पे करें। अच्छा, उसके बाद स्टैटिकल इंटरनल ऑर्डर के ऊपर बात करते हैं। स्टैटिकल इंटरनल ऑर्डर में क्या होता है कि भाई स्टैटिक, ठीक है, थोड़ा नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि वहां पर एक मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या आता है कि अब मैं बात करता हूँ कि यार मेरा जो स्टैटिकल इंटरनल ऑर्डर 2 है ना, ठीक है, वो जो है वो स्टैटिक है, ठीक है, इसी एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं हम, तो इस वजह से हम ये बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ये ये वाली जो रिकॉर्डिंग हुई हमारी, ये हुई स्टैटिक की, ठीक है, माउस थोड़ा, ओके, अच्छा ठीक है, चलें। ये जो रिकॉर्डिंग हुई है ना, ये हमारी स्टैटिकल इंटरनल ऑर्डर के ऊपर हुई है। अच्छा, स्टैटिकल इंटरनल ऑर्डर में मैंने एक जुमला यूज किया था कि साइमल्टेनियसली वो क्या करता है कि कॉस्ट सेंटर के ऊपर भी रिकॉर्डिंग करता है। स्टैटिकल इंटरनल ऑर्डर जब हम उसको बना रहे होते हैं ना, उसी टाइम पर हम जब स्टैटिक का चेक लगाते हैं तो वहां पर उसको हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम कॉस्ट सेंटर भी दे दें, ठीक है। तो मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि मेरी एग्जीब्यूशन जो है वो आईटी के कॉस्ट सेंटर से पर्टेन करती है, ठीक है, आईटी के कॉस्ट सेंटर से पर्टेन करती है, तो मैं उस जिस टाइम पे ये IO2 मैंने बनाया, उसी टाइम पे मैंने उसको बता दिया कि IO2 जो है वो आईटी से पर्टेन करता है, ठीक है। अब मैं जैसे ही सिलेक्शन करूंगा ना एंट्री के टाइम पे कि IO2 में एंट्री हिट करनी है, वो कॉस्ट सेंटर भी ऑटोमेटिक उठा के लेकर आ जाएगा, ठीक है। ऐसी सूरत में क्या होगा कि एक्चुअल में मेरी एंट्री कॉस्ट सेंटर पर पड़ेगी, ठीक है, मगर वो इंटरनल ऑर्डर पर भी शो हो रही होगी, ठीक है, इंटरनल ऑर्डर पर भी शो हो रही होगी, ठीक है। स्टैटिकल इंटरनल ऑर्डर में क्या करते हैं कि बुकिंग इंटरनल ऑर्डर के ऊपर हो रही होती है, और साथ साथ ही सीओ पे भी रिकॉर्ड हो जाती है, कॉस्ट सेंटर के ऊपर भी रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है। और नो सेटलमेंट, ठीक है। सेटलमेंट क्यों नहीं चला रहे, क्योंकि भाई सेटलमेंट चलाते क्यों है, सेटलमेंट का मेन मकसद क्या था, जो हमने ऊपर वाले रियल इंटरनल ऑर्डर पे बात करी कि जो कॉस्ट इंटरनल ऑर्डर पर पड़ी हुई हो उसको हमें कॉस्ट सेंटर के ऊपर मूव करवाना है, ठीक है, इस काम के लिए सेटलमेंट चला रहे होते हैं। यहाँ पर हमें वो जरूरत ही नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि जैसे ही हम एंट्री इंटरनल ऑर्डर के ऊपर करते हैं, इंटरनल ऑर्डर पीछे कॉस्ट सेंटर के साथ मैप हुआ होता है, वो हाथ के हाथ वो एंट्री जो है वो कॉस्ट सेंटर के ऊपर भी पड़ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे सेटलमेंट चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी होती, ठीक। तो ये था बेसिकली इंटरनल ऑर्डर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इंटरनल ऑर्डर के ऊपर बात करें तो इंटरनल ऑर्डर के भी ग्रुप्स वगैरह बन जाते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह जैसे मैं कहता हूँ कि यार मेरी आईटी की एग्जीबिशंस हो रही हैं, अब मैं आईटी डिपार्टमेंट से ही रिलेट बात करूं, ठीक है, कुछ मेरी एग्जीबिशंस के इंटरनल ऑर्डर ओपन होंगे, तो मैं उनको एक एग्जीबिशन का एक ग्रुप बना दूं, वो सारे इंटरनल ऑर्डर जो एग्जीबिशन से रिलेट हैं मैं उनको वहां से अटैच कर दूं। कुछ मेरे ऐसे इवेंट्स हैं जो कि मिसाल के तौर पे कुछ मेरे सेमिनार्स हो रहे हैं, ठीक है, कि मतलब एग्जीबिशन अलग चीज है, सेमिनार अलग चीज है। तलहा, देखिए कॉन्फ़िगरेशन का तो मैंने अभी तक कोई वर्ड यूज ही नहीं करा ना, ठीक है, मैं कॉन्फ़िगरेशन की अभी बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। मैं अभी ये पूरा सेशन जितने भी होंगे ना 8-10 घंटे के, मैं उस पर कहीं पे भी कोई कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट कोई भी बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैं मेरे इस सेशन का मकसद ये है कि एंड यूजर के जो प्रोसेस हैं, जो कि कंसल्टेंट के लिए भी जरूरी है कि उसको पता हो, ठीक है, उनसे रिलेट बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन, भाई आप सवाल कर लिया आपने, अब कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड फिलहाल कोई बात ना करें ना। कॉन्फ़िगरेशन तकरीबन सेम ही होती है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में कोई ऐसा फर्क नहीं होता, बस हम और एक ही इंटरनल ऑर्डर के टाइप के अंदर एक रियल भी बना सकते हैं, स्टैटिकल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसे सच कोई डिफरेंट नहीं होती, कोई बहुत ही अलग चीज नहीं होती रियल और इंटरनल उसकी, ठीक है। ओके, मैं कहा था, ठीक है, ग्रुप्स वगैरह की बना, अगर मेरे एग्जीबिशंस हो रही हैं तो मैं उन एग्जीबिशंस को मैं एक
ग्रुप बना दूं, कुछ मेरे सेमिनार्स हो रहे हैं तो मैं एक ग्रुप बना दूं। ठीक है, तो इस तरह की मैं जो भी अपनी रिपोर्टिंग पर्पस के लिए जो भी मेरे ग्रुप रिक्वायर्ड है, मैं उन के इंटरनल ऑर्डर के अलग अलग ग्रुप मेंटेन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो क्रिएट इंटरनल ऑर्डर है, ये इससे रिलेट बात हो रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम प्रॉफिट सेंटर के ऊपर। प्रॉफिट सेंटर हमारी एक मजीद रिपोर्टिंग के लिए टूल है। ठीक है, नॉर्मली हम प्रॉफिट सेंटर आजकल जो है वो हम इस तरह के वो बना रहे होते हैं कि जो हमारी लाइंस होती हैं, ठीक है, उन लाइंस के अगेंस्ट पर हम एक प्रॉफिट सेंटर क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रीवियस अप्रोचेस कुछ डिफरेंट डिफरेंट थी। ठीक है, पहले जो है वो मटेरियल वाइज कुछ प्रॉफिट सेंटर्स बना देते थे। वो चीजें अब क्योंकि कोपा से कवर हो जाती हैं, तो हमें इतने ज्यादा प्रॉफिट सेंटर्स बनाने की जरूरत नहीं होती। प्रॉफिट सेंटर बेसिकली क्या होता है? प्रॉफिट सेंटर आप रिपोर्टिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं। किस तरह की रिपोर्टिंग के लिए? कि इससे हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्टिंग कर सकते हैं किसकी, यानी कि इसको और समराइज कर लें कि इनकम स्टेटमेंट्स के जो चीजें हमें देखनी होती हैं, वो रिपोर्टिंग हम प्रॉफिट सेंटर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, वो किस तरीके से? देखिए, अब जितने भी हमारे कॉस्ट सेंटर्स होते हैं, उनके पीछे प्रॉफिट सेंटर की अटैचमेंट होती है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जितने भी हमारे कॉस्ट सेंटर्स होते हैं, उनके पीछे हम प्रॉफिट सेंटर की मैपिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, और तो इस मैपिंग से क्या होता होगा कि जितने भी हमारे खर्चे रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे प्रॉफिट सेंटर के ऊपर गिर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बात करी कि यार इनकम स्टेटमेंट के आइटम ना, इनकम स्टेटमेंट के आइटम मींस रेवेन्यू भी हमें प्रॉफिट सेंटर के ऊपर गिराना है। ठीक है, तो हमारे मटेरियल मास्टर के अंदर हम हर मटेरियल के पीछे एक प्रॉफिट सेंटर दे रहे होते हैं। ठीक है, तो वहां से उस मटेरियल की जितनी भी सेल होगी, वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे? प्रॉफिट सेंटर के ऊपर रिकॉर्ड हो रही होगी। इसकी एग्जांपल यूं समझे कि अगर मेरी एक इस किस्म का बिजनेस है कि मैं आटा भी बनाता हूँ, ठीक है, मैं जो है वो वीट भी बनाता हूँ, ठीक है, और साथ में जो है ना मेरा एक अलग बिजनेस है जो मेरा फार्मा का बिजनेस है, तो मैं उसमें सिरप बनाता हूँ, ठीक है, मैं उसमें टेबलेट बनाता हूँ। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, मैं आटे के जो है ना वो मल्टीपल एसकेयूज बेचता हूँ। 1 किलो का एक थैला होता होगा, 5 किलो का, 10 किलो का। अब वो जितने भी वो मेरे एसकेयूज है ना, उन तमाम एसकेयू के पीछे मैं अपना प्रॉफिट सेंटर जो है वो आटा लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ये देखना मतलब है कि मेरे आटे के बिजनेस में कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और कितने खर्चे हो रहे हैं। ठीक है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, वो मेरा प्रॉफिट या लॉस है। ठीक है, इसी तरह सेम वीट के बिजनेस में भी मैं यही करूंगा कि 5 किलो का थैला, 10 किलो का थैला, 25 किलो का थैला, 50 किलो का थैला, में जितने भी थैले मेरे जो एसकेयूज हैं, वो एसकेयूज मेरे पास अलग अलग एक एफजी के तौर पे खुले ओपन हो रहे होंगे सिस्टम में। ठीक है, उन तमाम एसकेयू के पीछे मैं वीट का प्रॉफिट सेंटर लगा रहा हूँ। ठीक है, ये प्रॉफिट सेंटर है मेरा। तो उस प्रॉफिट सेंटर से मुझे क्या पता चल जाएगा कि कितना रेवेन्यू इस प्रॉफिट सेंटर में गिरा है और कितने एक्सपेंसेस मेरे इस इन इसके अगेंस्ट पे कॉस्ट सेंटर। ठीक है, सेम इसी तरह सिरप और टैबलेट के ऊपर भी मैं यही काम करूंगा। ठीक है, तो मंथ एंड पे या ईयर एंड के ऊपर मैं अगर इन 4 प्रॉफिट सेंटर की बेसिस पे रिपोर्टिंग देखूंगा, तो मुझे हर इंडिविजुअल बिजनेस का अलग से रेवेन्यू और अलग से मुझे उसकी कॉस्ट पता चल रही होगी कि कितना हर हर बिजनेस पे खर्चा हुआ है, कितना हर हर बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट सेंटर से बैलेंस शीट के आइटम हम टैकल नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए एक अलग बिल्कुल सेगमेंट्स होते हैं। ठीक, वो अभी फिलहाल हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, बस सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट एक बात बता दी कि वो चीजें हम सेगमेंट रिपोर्टिंग के थ्रू कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं एक्टिविटी टाइप के ऊपर। ठीक है, एक्टिविटी टाइप के ऊपर। अच्छा, कोई भी मेरा मटेरियल जब प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है, तो उसमें मेरी मेजर 2 किस्म की कॉस्ट होती है। ठीक है, एक तो होता है मेरे मटेरियल की कॉस्ट और एक होता है मेरी कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट में नॉर्मली जो है वो हम बात करते हैं लेबर की और ओवरहेड्स की। ठीक है, मेरा कोई भी मटेरियल जब प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें मेरी 2 किस्म की कॉस्ट है, एक मटेरियल की कॉस्ट और एक कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, यानी मैं कोई भी एफजी बनाने जा रहा हूँ, अभी मैं एसएफजी का कॉन्सेप्ट से साइड में से हटा रहा हूँ। ठीक है, बस यूं समझें कि मेरा रॉ मटेरियल जाता है और एफजी बन जाता है। लाइक चेयर की एग्जांपल ले लेते हैं कि लकड़ियां जाती हैं और चेयर बन जाती है। ठीक है, इसी तरह टेबल, लकड़ियां जाती हैं और टेबल बन जाती है। वेट,
लकड़ियां जाती हैं और टेबल बन जाती है, ठीक है। तो मेरा चेयर बनाने के लिए, एफ जी अगर मेरा चेयर है, ठीक है, चेयर बनाने के लिए जो मेरा मटेरियल है वो है वुड, और उसके साथ कन्वर्जन कॉस्ट है। कन्वर्जन कॉस्ट क्या है कि भाई लेबर कितनी लगेगी और ओवरहेड्स वगैरह कितने लगेंगे, जहां पर काम हो रहा है वहां पर, वहां की बिजली, जो मेरे मतलब कटिंग मशीन्स हैं उन उनके ऊपर मेरे जो भी कॉस्ट पड़ रही है, उसका डेप्रिसिएशन हो गया, उसको रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कंज्यूम हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जितनी भी यूज हो रही हैं वो सारी ओवरहेड्स में आ रही हैं। जो भी मेरी लेबर काम कर रही है उसके ऊपर डायरेक्ट लेबर, वो सारी की सारी लेबर कॉस्ट में गिर रहे हैं, ठीक है। ये वाली कॉस्ट जो है मेरी डायरेक्ट टैकल हो जाती है किस तरीके से, क्योंकि मेरा हर रॉ मटेरियल के आगे आ, दिशान नहीं, एक कॉस्ट सेंटर किसी एक प्रॉफिट सेंटर से ही मैप हो सकता है, ठीक है। अगर ये जब मैं आपको जब उसकी स्क्रीन ओपन करके दिखाऊंगा ना कॉस्ट सेंटर की क्रिएशन की, तो उस टाइम पे आप वहां पे देखेंगे कि वो एक कॉस्ट सेंटर की मैपिंग एक ही प्रॉफिट सेंटर से हो रही होती है। या इस चलें ठीक है, अब थोड़ी बहुत सवाल इस तरह कर लें, मगर कोशिश करेंगे क्वेश्चंस अपने ना लिख के रख लें अपने पास, वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा कि एंड में उसके जवाब दे देंगे, ताकि फ्लो जो है ना वो टूटे नहीं फिर। ओके, अच्छा कन्वर्जन कॉस्ट की बात करते हैं हम, ठीक है। तो कहाँ पे था मैं, मटेरियल, मटेरियल की कॉस्ट। अब जब मेरा एक एफ जी चेयर बन रही होगी तो उस टाइम पे मैंने उसको बताया हुआ होगा कि मेरे कितनी नंबर ऑफ लेंथ की लकड़ी यूज होनी है, या कितने किस्म की लकड़ी यूज होनी है, ठीक है। मतलब एक लकड़ी तो वो यूं यूज हो रही होगी जो चौकोर से होगी, मीन्स उसके ऊपर बैठते होंगे, चार जो है वो पाए होंगे, इस तरह करके ना, ठीक है। तो हर एक ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स है सम, मतलब इस तरह की अगर हम बात करें कि एक मेरी लकड़ी इस तरह यूज हो रही होगी जिसके ऊपर हम बैठते हैं, ठीक है, ये चार मेरे पाए होंगे, ठीक है, और कुर्सी के ऊपर वाला हिस्सा जिससे हम टेक लगाते हैं, लेट सपोज वो इस तरह करके कुछ होगा, ठीक है, ठीक। तो अब यूं समझें कि इस चेयर को बनाने के लिए ना मेरे पास तीन किस्म का मटेरियल यूज होना है। एक ये लकड़ी है, एक ये वो लकड़ी जिसके ऊपर हम पीछे टेक लगाएंगे, और ये चार पाए, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल एग्जांपल रखी है, कोई अभी इसमें फॉर्म वॉर्म नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ, बिल्कुल लकड़ी वाली तक लकड़ी की कुर्सी है ना, ठीक है। तो अगर हम फॉर्म वॉर्म की बात करेंगे तो वो फिर अलग अलग मटेरियल है, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को समझने के लिए ना पीपी के एक दो कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। पीपी के एक दो कॉन्सेप्ट से मुराद ये है कि वो बॉम्ब और राउटिंग, ठीक है। बॉम्ब राउटिंग, राउटिंग रेसिपी भी हो सक राउटिंग रेसिपी एक ही बात है, अभी फिलहाल ना हम इसको अलग अलग नहीं कर रहे, ठीक है। बॉम्ब और राउटिंग, बॉम्ब क्या है, बिल ऑफ मटेरियल, यानी कि कोई भी मटेरियल बनाने के लिए मुझे किस किस मटेरियल की जरूरत है, वो मेरा बॉम्ब है, ठीक है। यानी कि मेरा चेयर बनाने के लिए मैं ये कहता हूं कि मुझे एक वो लकड़ी चाहिए जिसके ऊपर हम बैठते हैं, ठीक है, और चार पाए हो गए उसके, आई थिंक पाए आप लोग अंडरस्टैंड कर होंगे, पाए से मुराद मतलब जो उसके जमीन के ऊपर जिसके ऊपर खड़ी होती है, ठीक है, चार पाए, और ये एक पीछे जिसके ऊपर हम टेक लगाएंगे, ठीक है। तो ये तीन किस्म के मटेरियल चाहिए, ठीक है, ये बॉम्ब है, यानी ये एक चाहिए, ये एक चाहिए, ठीक है, और ये वाला मटेरियल मुझे चार चाहिए, ठीक है। तो ये चेयर का बॉम्ब है, ठीक है। आई थिंक बॉम्ब की सिंपल अंडरस्टैंडिंग यही है, ठीक है। बॉम्ब क्या है कि एक चेयर, चेयर जब हम बनाने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए और कितना कितना चाहिए, ठीक है, तो ये बॉम्ब है, ठीक। तो अब ये बॉम्ब हो गया। अच्छा, इसके बाद राउटिंग की बात करी मैंने कि राउटिंग, राउटिंग में हमारी जो भी एक्टिविटी टाइप्स हैं, ठीक है। अब एक्टिविटी टाइप के ऊपर बात कर लेते हैं, शुरुआत वहीं से हुई थी। एक्टिविटी टाइप, एक्टिविटी टाइप में क्या होता है कि जितनी भी हमारी कन्वर्जन कॉस्ट है ना, वो सारी की सारी हम एक्टिविटी टाइप के थ्रू राउट करवाते हैं। यानी कि हमारी जब चेयर बन रही होगी तो हमारी लेबर कितनी लगनी है उस चेयर को बनाने के लिए, ठीक है, ओवरहेड्स कितने लगने हैं उस चेयर को बनाने के लिए, ये चीज हम एक्टिविटी टाइप के थ्रू राउट करवाएंगे। एक्टिविटी टाइप के थ्रू राउट करवाएंगे से मुराद ये कि देखें, अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा और इन डेप्थ जाते हैं। ओवरहेड्स में मल्टीपल किस्म के खर्चे हो सकते हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है, इसी तरह आपके बिजली बिजली के खर्चे होंगे, ये तो उसकी बात कर लेते हैं, यूटिलिटीज होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारी डेप्रिसिएशन से रिलेट
डेप्रिसिएशन और मशीन वगैरह से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे, अगर हम कहते हैं उनको हम मशीन में रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। यूटिलिटीज, अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा फैक्ट्री का रेंट है या इस किस्म की जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो हमारे मजीद फर्दर ओवरहेड्स हो गए, ठीक है। तो हमारे पास अब कन्वर्जन कॉस्ट दो से जो है ना वो आगे चार में डिवाइड हो गई। यानी कि हम पहले बात कर रहे थे कन्वर्जन कॉस्ट हमारी दो तरह की होती है, लेबर और ओवरहेड्स। लेबर तो लेबर ही रही, और साथ में हमने ओवरहेड्स को मजीद क्या करा, मजीद क्लासिफाई कर लिया। ये क्लासिफाई क्यों करा? क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि यार जब हमारी चेयर बन रही है ना, तो उसमें हमारी जो एनर्जी, बिजली या ये वो इस किस्म की जो भी चीजें लग रही हैं, तो उसका कितना पोर्शन मौजूद है। इस वजह से हमने यूटिलिटी को अलग से डिवाइड, अलग से एक एक्टिविटी टाइप बना ली, ठीक है। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी मशीन के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, डेप्रिसिएशन या फिर उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस वगैरह पे कितना खर्चा हो रहा है। इस वजह से हमने क्या करा, हमने मशीन को एक अलग एक्टिविटी टाइप बना ली। तो इन शॉर्ट एक्टिविटी टाइप की अगर हम दो लाइन में समरी करें कि एक्टिविटी टाइप क्यों बनाते हैं, तो भाई एक्टिविटी टाइप इस वजह से बनाया जाता है ताकि हम अपनी कन्वर्जन कॉस्ट को डील कर सकें, नंबर एक। नंबर दो, एक्टिविटी टाइप क्या क्या चीजों को बनाना चाहिए। तो एक्टिविटी टाइप हर उन चीज को बनाना चाहिए जो हमारा फोकस एरिया हो, ठीक है। फोकस एरिया से मुराद जिसकी कॉस्ट को हम अलग से अपनी प्रोडक्ट के ऊपर देखना चाहते हो कि यार इस फला एक्टिविटी टाइप की कॉस्ट कितनी लगी चेयर प्रोड्यूस करते हुए, ठीक है। तो इस सूरत में हम उन उन चीजों को अलग से एक्टिविटी टाइप्स बना रहे होते हैं, ठीक है। नॉर्मली हमारी अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि अगर हम राउटिंग मेथड यूज कर रहे हैं, राउटिंग मेथड क्या है कि अब पहले, अच्छा पहले मैं राउटिंग मेथड बता देता हूँ। हम चेयर की एग्जांपल रखें, हमने बात कर ली कि वुड हमें ये चाहिए, ठीक है। एक कुर्सी बनाने के लिए हमें ये वुड चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक चेयर बनाने के लिए हमारी कितनी लेबर लग रही होगी। लेबर मैं कहता हूं कि यार मेरी दो लेबर लग रही होगी जो कि 1 घंटा काम करेगी, ठीक है। तो यानी कि 2 घंटे। मशीन कितनी लग रही होगी, 2 घंटे मशीन चलेगी मेरी, 2 घंटे चलेगी, लेट सपोज 1 घंटे चले, 2 घंटे चलेगी, ठीक है। यूटिलिटीज कितनी लगेंगी, यूटिलिटीज में कहता हूं कि मेरी 1 किलोवाट यूटिलिटी लगेगी, ठीक है। और ओवरहेड्स कितने लगेंगे, ओवरहेड्स भी मेरे जो है वो 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो ये चीज मैंने कहाँ पे बता दी, राउटिंग में बता दी उसको, ठीक है। कि यार राउटिंग, एक कुर्सी बनाने के लिए मुझे ये वोट चाहिए, और ये मेरी कन्वर्जन कॉस्ट है। जब इसकी कॉस्ट पड़ जाएगी तो मेरी चेयर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि अगर मैं राउटिंग मेथड यूज कर रहा हूं तो मैं एट यानी कि मैक्सिमम जो है वो 6 एक्टिविटी टाइप्स बना सकता हूँ, ठीक है। 6 एक्टिविटी टाइप्स बना सकता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल समझने के लिए इतने रखें कि एक्टिविटी टाइप क्या चीज़ है और मेरी एक्टिविटी टाइप की लिमिट क्या है। 6 की लिमिट होती है, 6 से ज़्यादा मैं एक्टिविटी टाइप नहीं बना सकता अगर मैं एक्टिविटी टाइप मेथड और राउटिंग के थ्रू डील कर रहा हूँ इस चीज़ को ना। इसके अलावा भी मेथड होते हैं, टेम्पलेट एलोकेशन वगैरह, ठीक है। टेम्पलेट एलोकेशन वगैरह में आप मल्टीपल, यानी कि आपकी उसमें कोई लिमिट नहीं है, आपकी 30-40 जितने भी चाहे आप एक्टिविटी टाइप बना सकते हैं, मगर उनको डील करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। वो चीज़ हम अभी फिलहाल शायद उस चीज़ को डिस्कस नहीं भी कर रहा हूँ, ठीक है। एक्टिविटी टाइप की जितनी अच्छी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर वो दूसरे मेथड, कॉस्टिंग शीट और टेम्पलेट एलोकेशन वगैरह की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो अभी हम इसकी बात करें कि एक्टिविटी टाइप 6 बना सकते हैं, और एक्टिविटी टाइप होती क्या है, एक्टिविटी टाइप क्यों बनाते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया। ओके, इसी तरह हम बात करें कि एक्टिविटी टाइप में हम क्या कर सकते हैं, या एक्टिविटी टाइप के ग्रुप्स भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि यार मेरी लेबर दो किस्म की है, तो मैंने दो, लेबर वन लेबर टू की एक एक्टिविटी टाइप बना दी, ठीक है। और मैंने उस, ठीक है, और मैंने इन दोनों को एक ग्रुप असाइन कर दिया कि लेबर का ग्रुप। अच्छा, ग्रुपिंग इस वजह से बना रहे होते हैं कि कहीं पर भी हमें रिपोर्ट्स के लिए यूज करना हो, या फिर हमारी जो साइकिल्स वगैरह बन रही होती हैं वो आगे डिस्कशन आएगी, उन साइकिल्स वगैरह में हमें कहीं पे 4 5 6 चीजें एक साथ देनी है। चीजों से मुराद ये कि चाहे वो जीएल हो, चाहे कॉस्ट सेंटर हो, चाहे वो एक्टिविटी टाइप हो, ठीक है। तो वहां पर उन 4 5 6 चीजों को अलग अलग देने के बजाय हम उनको एक ग्रुप बना देते हैं और वो ग्रुप लगा देते हैं। तो वो जब भी ट्रिगर होगा, वो ग्रुप लगा हुआ होगा, तो पीछे वो सारे ग्रुप के साथ जितनी भी अटैचमेंट हुई होंगी उन सबको ट्रिगर कर देगा, ठीक है। तो ग्रुप इसलिए बनाई जाते हैं। ओके, अच्छा अब ये हमारा यहाँ तक का जो है ना वो सीईओ का मास्टर डाटा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, कि मास्टर डाटा में ये चीजें होती हैं, ठीक है। अब उन मास्टर डाटा से आगे की चीजों को के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सीईओ के अंदर एक्चुअल पोस्टिंग किस तरीके से हो रही होती है।
ओके, मैंने जैसे शुरू में ही कहा था कि इस सेशन से कि सीओ में मैक्सिमम डाटा जो है 95% डाटा जो है वो दूसरे मॉड्यूल्स के थ्रू आ रहा होता है। दूसरे मॉड्यूल्स के थ्रू आ रहा होता है, इट्स मीन कि हमारा जो है वो P2P की साइकिल चल रही होती है। ठीक है, P2P मीन्स प्रोक्योर टू पे। ठीक है, उस टाइम पर बहुत सारा डाटा जनरेट हो रहा होता है, जो जो सीओ से पर्टेन करता है वो सीओ में गिर रहा होता है। ठीक है, मीन्स ये कि जब हमारा परचेज ऑर्डर बनता है, ठीक है, परचेज ऑर्डर बनने के बाद जब हमारा मटेरियल इन हाउस होता है, मटेरियल मतलब इन होता है, रॉ मटेरियल परचेज करा हमने, मटेरियल इन हुआ, जैसे ही मटेरियल इन हुआ, ठीक है, तो उस टाइम पर हमारी कुछ एंट्रीज हो रही होती हैं। ठीक है, तो वो भी सीओ से पर्टेन कर रही होती हैं। सीओ से पर्टेन मतलब ये कि वो हमारी जो मटेरियल की रिपोर्टिंग होती है उसके अंदर वो चीजें शो हो रही होती है। इसी तरह हमारी जो O2C की साइकिल होती है, ठीक है, ऑर्डर टू कैश की साइकिल, ये MMSD FI की हमने जॉइंट साइकिल होती है। ठीक है, मटेरियल क्योंकि वाले बना रहे होते हैं, और उस मटेरियल को सेल आउट जो है वो, अच्छा, प्रोडक्शन भी इन्वॉल्व होता है। मटेरियल बनाया ने, उसके बाद उन मटेरियल की प्रोडक्शन हुई, तो उसमें पीपी का मॉड्यूल इन्वॉल्व हुआ। प्रोडक्शन होने के बाद हमारा एफजी बन गया। एफजी बनने के बाद उस एफजी को जो है वो एसडी वाले सेल आउट कर रहे होते हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले सेल आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो उसका अपना ऑर्डर बनाते हैं, उसको फिर डिस्पैच करते हैं। ठीक है, उसकी फिर इन्वॉइसिंग करते हैं। इन्वॉइसिंग के बाद जो है हमारी फाइनेंस वाले जो है वो कैश रिसीव कर रहे होते हैं, कैश या, ठीक है, तो ये O2C की साइकिल होती है। ठीक है, तो हमारा डाटा मेन वहां से जनरेट हो रहा होता है सीओ का। ठीक है, उसके बाद हमारी इंटरनल ऑर्डर की पोस्टिंग्स वगैरह होती हैं। ठीक है, इंटरनल ऑर्डर में पोस्टिंग जैसे हमने अभी बात करी थी, ठीक है, कि ये जैसे ये पोस्टिंग हो रही है, ठीक है, जब ये पोस्टिंग हो रही है तो जाहिर सी बात है ये पोस्टिंग कोई भी कर सकता होगा। एक भाई ने सवाल भी किया था, ये पोस्टिंग कोई भी कर सकता होगा, एफआई वाला भी पोस्टिंग कर सकता होगा। ठीक है, हो सकता है सीओ वाला पोस्टिंग कर रहा हो सकता है कोई बिल्कुल तीसरा बंदा बैठा हुआ हो, वो पिटी कैश जो बंदा रिम्बर्स कर रहा है वो पैसे दे रहा है, तो हो सकता है वो बंदा एंट्री हिट कर रहा हो। ठीक है, तो एंट्री कोई भी हिट कर रहा हो, आयो के अंदर पोस्टिंग हो रही होती है, वो डाटा हमारे पास कहां पर गिर रहा होता है, हमारे पास सीओ में गिर रहा होता है। ठीक है, इसी तरह फिर हम बात करते हैं हमारी एक्टिविटी टाइप की प्लानिंग। ठीक है, इस चीज को भी थोड़ा सा अब मजीद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कोई भी मटेरियल जब हम बनाने जा रहे हैं तो उसकी हम स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्टिंग के ऊपर आ रहे हैं अब हम ना। ठीक है, अब हम जब प्रोडक्ट कॉस्ट के ऊपर आते हैं तो हम कहते हैं कि यार हम एक चेयर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, उस चेयर बनाने के लिए जो है ना हमें 4 किस्म के वुड चाहिए, जो हमने बात करी थी। ठीक है, तो इसको टाइप 1 कह देते हैं, टाइप 1 वुड। इसको टाइप 2 वुड कह देते हैं। इसको टाइप 3 वुड कह देते हैं। टाइप 1 1 1। ठीक है, ये डाटा दोबारा खत्म। सर अभी अभी तो चल 10 रही है, मिनट चल रही है, होने वाली है 10 मिनट। ओके, ओके, ऊपर टाइम आ रहा है, ठीक है, ठीक है, सॉरी। अच्छा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक है, अच्छा, अब ये टाइप 3 जो है ना ये हमें 4 चाहिए। सही है, मैं अब किसके किसके ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट कॉस्टिंग प्लान के ऊपर बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्लान के ऊपर जो डाटा हमारा मल्टीपल जगहों से आ रहा होता है, एक तो हमारा बॉम हो गया, बॉम मैंने बता दिया था, एक राउटिंग से आ रहा होता है। ठीक है, और कुछ प्लान रेट्स आ रहे होते हैं, वो अभी मैं आगे बताता हूँ ये एग्जाम्पल क्रिएट करने के बाद। ठीक है, तो इसमें जो मेरे मटेरियल लगने, वो ये 3 तरह के मटेरियल लगने, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और उनकी जो क्वांटिटी लगनी है वो ये लगनी है, क्वांटिटी 114। ठीक है, और इन हर हर मटेरियल के ऊपर मैंने मटेरियल मास्टर में रेट दिए हुए होंगे। ठीक है, यानी कि टाइप 1 का मटेरियल जो है मेरा मिसाल के तौर पे 10 रुपए का है, टाइप 2 का मटेरियल जो है ना वो 15 रुपए का है, और टाइप 4 वाले मटेरियल जो है ना उसकी जो मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो 5 रुपए। ठीक है,
अमाउंट की जो मेरी 45 रुपीज, ठीक है, ये मेरी प्लान कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मटेरियल की कॉस्ट हो गई, उसके बाद हम सेकंड हमारी कॉस्ट क्या होती है, कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में हमने क्या बात करी थी कि हम एक्टिविटीज लेकर आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमने 4 एक्टिविटीज की बात करी थी, ये 4 एक्टिविटीज। अब मैंने यहाँ पे इन 4 एक्टिविटीज के क्या अमाउंट दी थी, 221, ठीक है। यहाँ पर इसके क्वांटिटी आ गई कि एक चेयर को बनाने के लिए मेरे लेबर 2 घंटे चाहिए, मशीन 2 घंटे चाहिए, ओवरहेड 2 घंटे चाहिए, और यूटिलिटी जो है ना 1 किलोवाट चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इनके रेट तो मैंने हर मटेरियल मास्टर के पीछे दिए हुए हैं, ठीक है। इनके रेट सिस्टम कहाँ से उठा रहा होगा, ठीक है। इसके रेट जो है वो मैं इस जगह के ऊपर दे रहा होता हूँ, ठीक है। ये बात शुरू हुई थी यहां से, ठीक है, कि अब एक्टिविटी टाइप के प्लान रेट सिस्टम में इनपुट करने होंगे, ठीक है। इस एक्टिविटी टाइप के प्लान रेट सिस्टम में इनपुट करने के 2-3 मेथड्स होते हैं, ठीक है। 2-3 मेथड से मुराद ये है कि मैं एक रेट जो है ना वो KP26 से अपडेट कर सकता हूँ। KP26 मेरा किस तरीके से काम करता है, KP26 ये काम करता है कि मेरे कॉस्ट सेंटर्स और एक्टिविटी टाइप की बेसिस पे वो कहता है कि रेट दे दो, ठीक है। यानी कि चेयर, क्योंकि मेरी कॉस्ट सेंटर जो है ना चेयर का चेयर ही होगा, ठीक है। अगर मेरे मल्टीपल बिजनेसेस हैं, लाइक एक मेरी पर्टिकुलर जगह है जहां पे मेरी चेयर बनती है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि उस जगह को मैं एक कॉस्ट सेंटर बना देता हूँ चेयर की, ठीक है। उसी बिजनेस के अंदर मेरा एक टेबल वाला एरिया है, वहां पे सिर्फ टेबल्स बन रही हैं, ठीक है। तो उस जगह को मैं कह देता हूँ कि ये मेरा कॉस्ट सेंटर है टेबल, ठीक है। तो इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे कि एक कॉस्ट सेंटर बनाया हुआ होगा हमने चेयर का, ठीक है। और KP26 में हमने इसके रेट दिए हुए होंगे कि पर घंटे के रेट 10 रुपए हैं, इसके 15 रुपए हैं, इसके जो है वो 1 किलोवाट के जो है वो 12 रुपए हैं, और इसके रेट जो है ना वो 8 रुपए हैं, ठीक है। तो ये KP26 में इस तरीके से रेट हम डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक सिंगल मेथड है KP26। अभी फोकस क्या है कि हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अमाउंट किस तरीके से लेकर आते हैं, जिसका एक मेथड है कि KP26 से मैं रेट दे दूं, डायरेक्ट रेट, ठीक है। इन चीजों को मजीद हम और भी चीजें होती हैं इसमें, एक होता है कि हम कॉस्ट एलिमेंट कॉस्ट सेंटर की बेसिस पे, कॉस्ट एलिमेंट कॉस्ट सेंटर की बेसिस पे प्लानिंग करें, ठीक है। प्लानिंग GL की बेसिस पे करते हैं, और फिर हर हर कॉस्ट सेंटर के ऊपर मैं आर्स दे दूं। फिर एक टी कोड होता है मेरा KSBT, जब वो KSBT चलता है तो वो उन अमाउंट को और आवर्स को डिवाइड करके रेट बनाता है, ठीक है। वो एक अलग सीन है, तो उसको भी हम फर्दर बाद में डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक पहले इस चीज को फोकस कर लें, ओके। अच्छा, अब जब मैं यहाँ पे KP26 में रेट दे देता हूँ और सिस्टम में मैं इसकी प्लान कॉस्ट को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो सिस्टम क्या करता है कि इसने ये वाला डेटा कहाँ से उठाया, ये वाला डेटा उठाया इसने राउटिंग से, ठीक है। और ये वाला डेटा कहाँ से उठाएगा सिस्टम, ये उठाएगा KP26 में जो मैंने रेट दिए हुए होंगे, ठीक है। फिर प्रोडक्ट के लेवल पे लाके उसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई कराएगा, ठीक है। तो इस तरह मेरी कहेगी कि यार जो चेयर बनने की मेरी प्लान कॉस्ट है 1 चेयर, वो है 123 रुपए, और इसका ब्रेकअप ये है, ठीक है। तो एक्टिविटी के प्लान रेट्स हम दे रहे होते हैं, उसकी बेसिस पे जब हमारा कॉस्ट एस्टिमेट रन हो रहा होता है, ठीक है, जब हमारा कॉस्ट एस्टिमेट रन हो रहा होता है तो सिस्टम ये कैलकुलेशन कर रहा होता है, ठीक है। सिस्टम इस तरीके से कॉस्ट एस्टिमेट की कैलकुलेशन करता है। जब कॉस्ट एस्टिमेट को हम कैलकुलेट करवाते हैं, तो उस टाइम पे सिस्टम ने 123 रुपए इस चेयर की कॉस्ट बना ली। उसके बाद एक कॉस्ट कॉस्ट सॉरी उसके बाद एक कौन ये होता है, ठीक है, कि हम कॉस्ट एस्टिमेट को मार्क या रिलीज करते हैं। भाई KSBT की रिपोर्ट होती है, सिर्फ रिपोर्ट कोई भी चीज कैलकुलेट नहीं करती, रिपोर्ट आपको रेट बताती है, ठीक है ना। KSBT की रिपोर्ट के अंदर प्लान रेट्स शो हो रहे होते हैं, ठीक है। प्लान रेट जो हमने यहाँ KP26 में डाले होते हैं, ठीक है, वो शो कर रहा होता है। इसके साथ
KSBT की रिपोर्ट में एक्चुअल रेट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। एक्चुअल रेट्स कैसे बनते हैं वो आगे का टॉपिक है, मतलब वो मैं आगे बताऊंगा कि रेट एक्चुअलाइजेशन जो है ना वो मंथ एंड क्लोजिंग में रखता हूं मैं, ठीक है, कि ये वाली चीज कि एक्चुअल रेट किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है, इसको मैं जो है वो मतलब अपने डेमोज के अंदर जो है वो क्लोजिंग की साइकिल में एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, ठीक है। यहां तक अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट एस्टिमेट चला और प्लान रेट की बेसिस पर और मटेरियल मास्टर में जो मटेरियल के रेट्स गिवन थे उसकी बेसिस पर सिस्टम ने चेयर की एक कॉस्ट बना ली जो कि क्या थी, स्टैंडर्ड कॉस्ट थी 123 रुपए। उसके बाद जब हम मार्क और रिलीज कर रहे होते हैं तो सिस्टम क्या करता है, उस 123 रुपए को मटेरियल की यानी कि चेयर की स्टैंडर्ड कॉस्ट में जाके सेव करा देगा फॉर दिस पीरियड। यानी कि अगर मैं जून में चला रहा हूं, ठीक है, तो जून के पीरियड में वो 123 रुपए की कॉस्ट चेयर में सेव करा देगा। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट चेयर की बन गई, इट्स मीन अगर हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर पूरा सिस्टम चल रहा है तो अब चेयर जितनी भी इन आउट, इस चेयर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है वो चलो अपनी डिस्कशन शुरू हो गई, खैर चलो मैं अपना ओके। जब मैं क्या बात कर रहा था, 123 रुपए की उसने स्टैंडर्ड कॉस्ट बना ली। अब सिस्टम पूरा थ्रू आउट द पीरियड जो है वो इस 123 रुपए की स्टैंडर्ड कॉस्ट को लेकर चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब जितने भी वेरिएंसेस और जितनी भी चीजें हो रही होंगी वो कब होती हैं, वो होती हैं आगे जब मेरी प्रोडक्शन होगी, ठीक है ना, आगे जब मेरा प्रोडक्शन होगा। अब मैंने यहां अभी तक कितनी बात करी, कॉस्ट एस्टिमेट से रिलेटेड बात करी। कॉस्ट एस्टिमेट सिस्टम ने स्टैंडर्ड कॉस्ट बना दी, इस स्टैंडर्ड कॉस्ट के बाद अब क्या होगा, सिस्टम मेरा लाइव हो जाता है। लाइव होने के बाद यानी कि नया महीने के स्टार्ट में मैंने कॉस्ट एस्टिमेट चला दिया, तमाम मटेरियल्स की मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट बना दी। उस स्टैंडर्ड कॉस्ट के बाद मैंने सिस्टम स्टार्ट करा। स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले क्या होगा, मेरा ये रॉ मटेरियल परचेज होना शुरू होगा, ठीक है ना। टाइप 1 का मेरा रॉ मटेरियल परचेज होता है, उसके रेट मैंने 10 रुपए रखे थे, 10 रुपए पे परचेज नहीं होता, वो होता है 12 रुपए के ऊपर परचेज होता है। इसी तरह टाइप 2 जो है ना वो 15 रुपए पे नहीं आता, वो 13 रुपए के ऊपर आता है। इसी तरह टाइप 3 वाला मटेरियल जो है 5 रुपए की जगह 8 रुपए का परचेज होता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मेरे हर मटेरियल के ऊपर एक वेरिएंस जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इस वेरिएंस की रिकॉर्डिंग सिस्टम किस तरीके से कर रहा होता है, ठीक। तो ये एक मिनट रह गया, इस चीज को ना हम आगे वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मेरा अब जो है ना एक्चुअल कॉस्ट बनाने के ऊपर बात कर रहे हैं हम, ठीक है। प्रोडक्शन ऑर्डर बन रहा होगा, प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद जो है वो हमारी एक्चुअल रॉ मटेरियल की परचेजिंग हो रही है, ठीक है। ये सारी चीजों के टाइम पर जितना भी वेरिएंस रिकॉर्ड हो रहा है तो एमएल हमारा यानी कि मटेरियल लेजर एक्टिव होता है, तो हर